का ऑल सॉल्यूशन, और ये भी चैप्टर 2 का, देखो ना चैप्टर 2 का ऑल यहाँ पर क्वेश्चन के हम यहाँ पर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम यहाँ पर फटाफट जो है। तो आपका सबसे पहले आता है प्रश्न क्रमांक 1, ठीक है ना, जो आपका यहाँ पर बहुत ही अच्छी राइटिंग में लिखा हुआ है। ठीक है, यह है आपका प्रश्न क्रमांक 1 कि ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक एवं ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक की परिभाषा लिखी है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा देख सकते हो आप यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक, ठीक है, इसकी यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है। फिर उसके बाद आता है ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक, उसकी भी डेफिनेशन, दोनों की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। तो सिंपली आपको देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो, या फिर इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन, जो कि है आपका सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पर आप देख सकते हो कि समपराशरी विलयन किसे कहते हैं। तो बहुत ही यहाँ पर सिंपल सी डेफिनेशन है कि वे विलयन जिनके परासरण दाब सामान्य होते हैं समपराशरी विलयन कहलाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर। फिर आता है आपका थर्ड वाला क्वेश्चन, जो कि है कि एल्कोहल का जल के एक विलयन में आणविक अन्योन्य क्रिया की क्या भूमिका होती है। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं फटाफट से। तो आपका देख सकते हो थर्ड वाला का आंसर कुछ यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका थर्ड का आंसर। फिर आता है यहाँ पर फोर्थ। तो फोर्थ का आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था कि मोलरता एवं मोलरता को इकाई सहित यहाँ पर क्या है परिभाषित करना है। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा यहाँ पर कि क्या कि मोलरता। तो मोलरता किसे कहते हैं कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है, और इसे कैपिटल M से क्या कहते हैं प्रदर्शित करते हैं। एक बार फिर से कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, और इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी इकाई क्या हो जाएंगी, इकाई हो जाएंगी मोल प्रति लीटर। ठीक है ना, मोल प्रति लीटर। तो इसी के प्रकार हम यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं कि क्या है कि मोललता किसे कहते हैं। तो मोललता की यहाँ पे बहुत अच्छी डेफिनेशन है कि 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या की मोलरता कहलाते हैं, यानी कि 1000 ग्राम, ठीक है ना, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो मोलरता और मोलरता में यहाँ पर डिफरेंस देख लीजिए कि 1 लीटर, ठीक है ना, 1 लीटर में 1 लीटर हो गया, और 1000 ग्राम, ठीक है ना, 1000 ग्राम। तो 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, और 1000 ग्राम में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। तो मोलरता की यहाँ पर सिंपली इकाई देख लेते हैं हम। तो मोलरता की इकाई यहाँ पर हो जाएंगी मोल प्रति किलो विलायक, ठीक है ना, ये वही क्या हो जाएंगी, इसकी इकाई हो जाएंगी। तो चलिए हम आगे का देख लेते हैं यहाँ पर, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, हेनरी का नियम लिखिए उदाहरण सहित। तो हेनरी का नियम हम यहाँ पर देख लेते हैं सिंपली। तो सिंपली हेनरी का नियम बहुत ही सिंपल है कि स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में विलय गैस का द्रव्यमान गैस के दाब के समानुपाती होता है, जिसके साथ वह विलायक साम्य अवस्था में होता है। तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है ना। हेनरी का नियम बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ये वार्षिक परीक्षा में आपको पूछा जाएगा, ठीक है ना। मोस्ट IMP कर देना इसको, ठीक है। ये 2 नंबर के लिए या फिर 3 अंक के लिए आपको पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जो है इसका जो उदाहरण मतलब जो है इसकी जो सूत्र की उत्पत्ति भी यहाँ पर करना है कि यदि विलायक की निश्चित आयतन में विलय गैस का द्रव्यमान यम हो तथा साम्य अवस्था दाब पी हो तो क्या हो जाएगा, यम प्रोपोर्शनल टू पी, यानी कि यहाँ पर फिर क्या प्रोपोर्शनल का चिन्ह हट जाएगा तो क्या आ जाएगा के, यानी कि m इक्वल टू के इंटू पी। तो के यहाँ पर क्या है, के एक्चुअली में ये के एच होता है, ठीक है ना। के एच क्या होता है, स्थिरांक होता है, ठीक है ना, हेनरी स्थिरांक होता है। तो नीचे देख लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। इसका उदाहरण भी बहुत ही अच्छा उदाहरण है, देख लियो आप यहाँ पर कि सोडा वाटर गैस जैसे, ठीक है ना, सोडा वाटर गैस जैसे कार्बोनिक पेय पदार्थ को बनाते समय CO2 की विलयता बढ़ाने के लिए उच्च दाब का उपयोग किया जाता है। ये क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण हो जाएगा, ठीक है ना। सिंपली 3 नंबर के लिए ये क्वेश्चन मोस्ट IMP कर देना। फिर था आपका 6वां क्वेश्चन, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। 6वां क्वेश्चन क्या था कि अनुसंख्यक गुण धर्म को उदाहरण सहित समझिए। तो आपको एक हेडिंग डालनी है कि अनुसंख्यक गुण धर्म। तो लिखना है इसमें कि वे गुणधर्म जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलय की प्रकृति पर नहीं, उन्हें अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या है कि वे गुणधर्म की विलय के कणों की संख्या पर, यानी कि विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसकी आकृति प्रकृति पर नहीं, ठीक है ना। उसकी कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसके क्या कहते हैं, अनुसंख्यक गुण। नाम से ही समझ में आ रहा कि अनुसंख्यक यानी कि अणु यानी कि कण, कण के संख्यक यानी कि अणु के कण के संख्यक यानी कि संख्या पर निर्भर करते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, अनुसंख्यक गुण धर्म। तो इसका जो उदाहरण है बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है, देख लो। प्रसन्न दाब क्वथनांक में उन्नयन
हिमांक में अवनमन और आदि। ठीक है, इसमें ये जो 3 यहाँ पर उदाहरण बताए गए हैं कि पराशर दाब, पोताक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन, ये क्या जाएंगे, इसके उदाहरण हो जाएंगे। फिर क्या आता है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का था कि 120 ग्राम NaOH की 2 लीटर विलयन में विलय किया जाता है। ठीक है, तो विलयन की मोलरता हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखना है कि विलय का भार क्या जाएगा 120 ग्राम, और विलय का अनुभार। तो सबसे पहले हमको तो ये देखना है कि यहाँ पर विलय कौन है, NaOH है, तो इसका भार क्या हो जाएगा 120 ग्राम, यहाँ पर दिया हुआ है 120 ग्राम। फिर क्या आता है NaOH का अनुभार, तो NaOH का अनुभार हमें निकालना पड़ता है Na+O+H। ठीक है ना, यहाँ पर जो भी है उसको सबको निकालना पड़ता है। तो Na का यहाँ क्या है, अनुभार क्या है 23 है, और जो ऑक्सीजन का है वो 16 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 है। तो इसी प्रकार से 40 हो जाएगा इसका अनुभार। तो यहाँ पर जो है हमें और दिया हुआ है कि विलियन का लीटर में आयतन क्या है 2 लीटर दिया हुआ है। फिर हम एक सूत्र जानते हैं। ठीक है, मोलरता का हम सूत्र जानते हैं कि विलय का भार बटा विलय का अनुभार इंटू विलय का लीटर में आयतन। तो सिंपली इसमें मान रख दो। मान रखने के बाद आपका कुछ इस प्रकार का आ जाएगा, देख सकते हो। ठीक है, इसमें मान रख दो, तो मान 120/40 गुना 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर जो है इसको भाग लगा दो। ठीक है, 0 से 0 कर जाएगा, और यहाँ पर 4 एकम 4 और 4 तिया 12। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा 3/2। 3/2 आएगा, आपका आंसर क्या आएगा 3/2। तो 3/2 को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मतलब कि भाग देंगे तो 1.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका मूलरता। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा 1.5। तो इसी के साथ जो है यहाँ पर आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। ठीक है, 7वां वाला। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। ये भी उसी प्रकार से करना है कि क्वेश्चन के दिया है आपको कि 6 ग्राम यूरिया को 72 ग्राम जल में विलय किया जाता है, तो यूरिया का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है यहाँ पर कि मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, भार बटा अनुभार। ये क्या हो जाएगा इसका सूत्र, तो हमको सूत्र लिखना है। फिर क्या लिखना है, यूरिया का मोलों की संख्या, यूरिया के मोलों की संख्या। तो कैसे निकालेंगे, इसी प्रकार। ठीक है ना, ये वाले सूत्र के भांति ही निकालेंगे हम। ठीक है, क्या निकालेंगे कि यूरिया का भार बटा यूरिया का अनुभार। देख सकते हो यहाँ पे भार अनुभार, तो यहाँ पे भी आ जाएगा अनुभार भार यानी कि भार अनुभार। फिर जो है इसमें हम मान रख देंगे, मान क्या जाएगा 6/60। तो फिर इसको हम भाग दे देंगे, तो 1 क्या जाएगा 10। ठीक है, तो इसका नीचे देख लेते हैं हम यहाँ पर। फिर तो है इसको भाग दे देंगे 1/10 को, तो 0.5 आ जाएगा। और फिर इसी प्रकार क्या निकालेंगे हम, जल के मोलों की संख्या, यानी कि जल का भार बटा जल का अनुभार। तो हमें पता है कि जल का भार 72 होता है, और बटा जल का अनुभार कितना होता है 18। तो 18 का 18 चो कितना था 72। ठीक है, तो इसकी मतलब जो इसका आंसर क्या जाएगा कि जल के मोलों की संख्या कितनी आ जाएंगी 4। तो इसी प्रकार से जो है हम यहाँ पर और एक चीज़ निकालेंगे इसका, मतलब देख सकते हो कि यूरिया का हम यहाँ पर मोल प्रभाज निकालेंगे। ठीक है, हमने तो निकाल लिया भार, फिर उसके बाद मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज का सूत्र क्या आता है कि यूरिया के मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या। तो उसी के नीचे हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इसका मान रख देंगे, और यहाँ पर भाग करके इसका जो आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा कि 0.04 लगभग। ठीक है, ये क्या जाएगा आपका आंसर जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना यार, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है कि यहाँ पर जो है आपको बहुत ही सरल तरीके से पर आंसर मिलने वाला है, बहुत ही अच्छी तरीके से। फिर आता है यदि 22 ग्राम बेंजीन, यानी कि बेंजीन का सूत्र क्या आता है 6H6। ठीक है ना, तो 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुली हो तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। तो इसका भी हम यहाँ पर निकाल लेंगे। ठीक है, सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले इन दोनों के यहाँ पर हमें द्रव्यमान निकालना है, फिर उसके बाद हमें सूत्र लगाना है कि अवयव का द्रव्यमान। ठीक है, तो उसी प्रकार जो है इसमें मान रख देना है सूत्र में, और जो है इसका सॉल्यूशन भी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, देख सकते हो इसका आंसर क्या है। ठीक है, आंसर क्या जाएगा 15.27%। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या निकालेंगे, हमने बेंजीन का निकाला, अब हम निकालेंगे CCl4 इनकी टेट्राक्लोरोकार्बन। ठीक है ना, इनकी मीथेन का। तो फिर इसका भी हम यहाँ पर सूत्र लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर सूत्र लगाने के बाद इसमें यहाँ पर हम मान रख देंगे। मान रखने के बाद आप देख सकते हो इसका आंसर कितना आ जाएगा। ठीक है ना, भाग उलट गुना सब करके भाग देकर इसका आंसर आ जाएगा 84 इंटू। ठीक है, इनकी 84.72%। फिर आगे चलते हैं हम, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर देख सकते हो कि परासरण एवं परासरण दाब को यहाँ पर क्या करना है, परिभाषित करना है। तो सिंपली देख लो परासरण दाब किसे कहते हैं, एक हेडिंग डाल देना, उसके नीचे लिख देना परासरण दाब का यहाँ पर जो भी डेफिनेशन है कि तनु विलयन में से विलायक के अणुओं का एक अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर सांद्र विलयन की ओर गमन क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। फिर आता है परासरण दाब हम किसे कहते हैं, तो परासरण दाब वह द्रव स्थिति दाब है जो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा किसी विलायक को
किसी विलयन को विलायक से पृथक करने के लिए उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, पराचरण दाब कहते हैं। तो इसी प्रकार जो है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 समाप्त होता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो कि 2 नंबर के लिए यहाँ पर पूछा गया। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 11 कि क्या कारण है कि तापक्रम में वृद्धि से गैस द्रव में कम विलय होती है। क्या कारण है कि तापक्रम में वृद्धि से गैस और द्रव में कम विलय होती है। तो इसका आंसर हम देखने वाले हैं कि गैस की द्रव में घुलने की प्रक्रिया एक उष्माक्षेपी प्रक्रिया है। लेकिन जो गैस है उसको द्रव में हम घुलाते हैं तो वो कौन सी प्रक्रिया होती है, उष्माक्षेपी, ठीक ना, क्योंकि उसमें क्या है, उष्मा निकलती है, इसलिए वो क्या आ जाएंगे, उष्माक्षेपी। अतः गैस की द्रव में विलयता ताप बढ़ाने पर घटती है, क्योंकि ली गई शेतेलीय के सिद्धांत के, यानी कि शेतेलीय ने हमें एक सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत के अनुसार ताप में वृद्धि करने से अभिक्रिया, यानी कि अभिक्रिया में हमें क्या मिल जाएगा, ये देखिए वो क्या है, ये डेफिनेशन, यानी कि लिए शेतेली के अनुसार ये हो जाएंगी इसकी, जो उसने जो एक सिद्धांत दिया था, हमें जो एक सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत से क्या हो जाएगा कि गैस प्लस द्रव इक्वल टू, यानी कि ये क्या है, साम्य अवस्था का चिन्ह है, विलयन प्लस उष्मा में, ये क्या है, इसका समीकरण है, ठीक है ना, कि रासायनिक समीकरण है, ये जो लिए शेतेली ने हमको दिया था। इसी के पश्चात, ठीक है ना, पश्चात अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, इसी के अनुसार क्या है, अभिक्रिया का जो वेग है वो बढ़ता है। इसीलिए जो है यहाँ पर हम कह सकते हैं कि तापक्रम में वृद्धि से गैस और द्रव में कम विलय होती है। तो इसी का जो है हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 आपका समाप्त होता है। फिर था आपका क्वेश्चन नंबर, ठीक है ना, अगला जो भी क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर जो 2 अंक वाले समाप्त होते हैं। फिर आता है 3 अंक वाला कि राउल्ट का वाष्पदाब अवनमन नियम लिखिए एवं राउल्ट के नियम की सीमाएं लिखिए। तो इसका जो नियम है यहाँ पर देख लो कि वाष्पदाब में अवनमन, ठीक है, तो इसका नियम हो जाएगा कि किसी विलयन का अपेक्षित वाष्पदाब अवनमन उस विलयन में उपस्थित विलय के मूल प्रभाव के एक साथ बराबर होता है। तो यहाँ पर हम सूत्र के भांति हम यहाँ पर दिखा देंगे इसको। फिर था इसकी सीमाएं यहाँ पर 2 है, ठीक है, या फिर हम इसको सीमाएं या फिर दोष या फिर कमियां भी इसको हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो यहाँ पर 2 है। तो सांद्र विलयनों में विलय और विलायक के कणों में मध्य प्रबलता अन्योन्य क्रिया होने के कारण यह नियम लागू नहीं होता है, और यह नियम अवाष्पशील विलय के लिए लागू होता है। तो इसी के साथ जो है हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, ठीक है। हमारा यहाँ पर जो सीमाएं है यहाँ पर 3 सीमाएं हैं, आपको कोई भी यहाँ पर 2 सीमाएं याद करके यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो इसके साथ जो है हमने यहाँ पर आपको ऑल सॉल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड किया है। तो आपका जो यहाँ पर जो 3 नंबर वाले जो भी यहाँ पर क्वेश्चन छूटे हैं वो हम यहाँ पर आपको अगली वीडियो में यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, ठीक है। आपका एक लाइक जो है हमें यहाँ पे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना। आपके एक लाइक से यार हमें मोटिवेशन मिलता है। तो लाइक के लिए कंजूसी मत कीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, क्योंकि आपके सभी यहाँ पर दोस्तों को ये वीडियो बहुत तक पहुँच सके, ठीक है। तो इसी प्रकार जो है हम यहाँ पर ऑल सोल्यूशन लेके आते हैं, ठीक है ना। तो आपको ऑल सब्जेक्ट का यहाँ पर सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चैनल से जुड़े रहना, और जिन्होंने भी यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपका फायदा है, ठीक है ना। अगर इसका PDF चाहिए तो जाओ टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा इसका। तो PDF देने से पहले आपको यहाँ पर 100 लाइक यहाँ पर कंप्लीट करना होगा, ठीक है। 100 लाइक कंप्लीट कर दो और अपना PDF जाकर ले लो टेलीग्राम से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।